गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। बेटा जी जैसा कि अपने को पता है, पिछले 2 दिन पहले अपने नीट 2022 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और बहुत सारे बच्चों ने, फ्यूचर डॉक्टर्स ने इसमें सफलता पाई है। अपने से जुड़े हुए काफी बच्चे नीट 2022 के एग्जाम को क्वालिफाई किया है, अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छी रैंक के साथ उन्होंने इस एग्जाम को फोड़ा है। उसी कड़ी में बेटा जी पहले भी हमने कुछ बच्चों से, कुछ सेलेक्टेड बच्चों से आप लोगों को रूबरू करवाया था। उसी सीक्वेंस में आज मेरे पास, मेरे साथ मेरा एक लाडला डॉक्टर अजीत आप लोगों के सामने लाया हूं। वैसे तो बेटा जी अजीत जो बच्चा है, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बताऊं। किसान परिवार से बिलोंग करता है। तो बेटा जी अपने एरिया में ज्यादातर जो बच्चे हैं वो इसी मिडिल क्लास किसान पुत्र है, किसान परिवार से बिलोंग करने वाले हैं। तो किसान परिवार से बिलोंग करने में बच्चों एक तो अपना प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, वो हमारे खून में होता है। उसी संघर्ष का परिणाम है कि हम पीछे मुड़ के नहीं देखते या अपने जीवन में कभी हार नहीं मानते। तो उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। बेस्ट एग्जाम्पल बच्चों इसलिए है, अजीत आपसे बात करे उससे पहले मैं थोड़ा सा बताऊं। लास्ट ईयर नीट 2021 में इस बच्चे ने 598, ठीक सुना आपने, 598 का स्कोर गेन किया था। 598 नंबर बेटा जी लेकर आया था। पिछली बार की जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की लास्ट कट ऑफ थी वो 595 थी। 595 पर बहुत सारे बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉट हो गई थी लास्ट काउंसलिंग में। तो 598 थे तो नो डाउट अजीत को भी मेडिकल कॉलेज ऑफर हो गई थी। चाहता तो ये भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उस समय ले सकता था। तो जब हमारी अजीत से बात हुई, मैंने कहा बेटा कॉलेज तुझे मिल रहा है, तू कॉलेज लेगा कि नहीं। तो हमारे सबके मन में था कि हाँ कॉलेज लेगा। लेकिन बच्चा आया हमारे पास और बोला कि सर मैं कुछ और अच्छा करना चाहता हूं, मैं अपने इस स्कोर से सेटिस्फाई नहीं हूं। सोच के देखिए बच्चों, अजीत को शायद वो दूसरा साल था। दूसरे साल के बाद बच्चे जहां हिम्मत हार देते हैं और सोच लेते हैं कि जैसे भी कॉलेज मिले हम मेडिकल कॉलेज में एंट्री कर जाएंगे। नहीं मिले, मार्क्स थोड़े कम रहे तो मैनेजमेंट वाली, प्राइवेट वाली या एब्रोड बाहर से जाके अपन मेडिकल कॉलेज में एंट्री ले लेते। लेकिन उस स्थिति में अजीत का ये सोचना था, अजीत का मन ये था कि सर मैं और अच्छा करता हूं, और उसने खुद को एक और मौका दिया। उस कंडीशन में जब इसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था, उसे छोड़कर बेटा जी फिर से एक साल प्रिपेयर करना, खुद को रीजनरेट करना, रिजुवेनाइल करना, खुद को उसी दुगने जोश के साथ भर के फिर से लग जाना, तो बहुत बड़ी बात मानता हूं। और जो अजीत ने हम सब से, अपने परिवार से, अपने पेरेंट्स से जो प्रॉमिस किया था बेटा जी, उसको इस बच्चे ने पूरा करके दिखाया। और आज एक अच्छे स्कोर के साथ, अजीत का इस साल नीट का स्कोर 660 है, 660। उस स्कोर के साथ ये भारत के, राजस्थान के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में एंट्री करने जा रहा है। तो इसी अजीत से बेटा जी हम सुनेंगे, एक गरीब किसान परिवार के बच्चे से हम सुनेंगे कि ये जो संघर्ष था, ये जो पिछला एक सेशन था, कैसे इसने खुद को मेंटेन किए रखा, कैसे इन परिस्थितियों में खुद के पैर को जमाए रखा। ये सारी बातें अजीत आपको बताएगा। कैसे क्या प्लानिंग रहती थी, क्या स्ट्रेटेजी रहती थी, कौन से सब्जेक्ट पे इसने कैसे फोकस किया, माइनर डीटीएस की क्या प्लानिंग इसकी रहती थी। हालांकि बेटा जी एग्जाम तो कोई इसने मिस किया नहीं, और पेपर का एनालिसिस कैसे करता था, जो मिस्टेक होती थी उनको कैसे रिमूव करता था, वो सारी बातें अजीत आप लोगों को बताएगा। बेटा सर को मेरा नमस्कार। लास्ट ईयर नीट में 598 थे और कॉलेज मिल रहा था, लेकिन एक चीज़ थी कि दिल नहीं मान रहा था कि मैं इससे भी अच्छा कर सकता हूं, और मैंने प्रयास किया
अपनी दिल की सुनी और एक अच्छा स्कोर किया इस बार मैंने। सर का बहुत साथ रहा। बायोलॉजी में, जूलॉजी में मेरे इस बार 44 क्वेश्चन सही है। 44 क्वेश्चन, वेरी गुड बेटा, आउट ऑफ 45, शाबाश। सर बायोलॉजी में क्लास में भी एनसीईआरटी पढ़ाते थे और पेपर भी एनसीईआरटी बेस ही होता था, जिसका बहुत फायदा मिला मेरे को। मतलब बच्चे की एक बात कि 598 स्कोर के बाद भी मेरा दिल नहीं मान रहा था। बेटा जी, दिमाग की जगह अजीत ने अपने दिल की सुनी, और दिल की सुनी तो ये मैं कहना चाहूंगा, क्या अजीत फ्यूचर में तू एमबीबीएस करने के बाद क्या कार्डियोलॉजिस्ट बनने की इच्छा है? वो देखेंगे। दिल का डॉक्टर बनने की इच्छा है, इसलिए दिल की सुनी बेटा जी, बहुत बड़ी बात। और मतलब सुनना ही नहीं, दिल की सुनी और दिमाग को एक्टिव किया। आवाज यहां से आई कि सर मुझे एक और मौका देना है, खुद को एक और मौका देना है, और उस दिल के साथ इसने अपने ब्रेन को अलर्ट कर दिया कि भाई लग जा, ये सेशन तेरा है, और कहीं ऐसा ना हो कि एक साल के चक्कर में तू उससे भी पीछे आ जाए। लेकिन नहीं, दिल की सुन के दिमाग को एक्टिव करके बेटा जी जान से लगा और एक अच्छा स्कोर इसने गेन किया। मैं अजीत से पूछना चाहूंगा, पेपर जैसे आपने दिए, यहाँ के पेपर, टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की, क्लासेज आप, हालांकि ये थोड़ा सा लेट आया था स्कोर के बाद, इसमें क्लासेज मेरे पास आया तो मैंने यही बोला कि बेटा क्लासेज में रेगुलरिटी रखना। तो 598 स्कोर का बच्चा भी रेगुलर क्लास ले रहा है, बाकी सब बच्चों के साथ क्लासेज इसने अटेंड की। ऐसा नहीं कि हाँ मेरा इतना स्कोर है मैं घर रह के पढ़ लूँ, नहीं, प्रॉपर क्लासेज। क्योंकि मेरे हिसाब से अजीत ये सोचता था कि रेगुलरिटी बेस्ट चीज है। और जो बेटा आपने पेपर दिए, पेपर में जो आपसे मिस्टेक होती थी, नेगेटिव भी तेरे से होते होंगे, वो आपने कैसे रिमूव की? ये जो तेरे सामने तू सुन रहे हैं, इनमें से बहुत सारे बच्चे 2023 में डॉक्टर बनने वाले हैं, इनके बारे में। रेगुलरिटी तो आपको क्लास से मिलेगी, आप हर क्लास अटेंड करेंगे तो आप हर जगह अपने कर्तव्य के प्रति वफादार होंगे कि अब मुझे ये करना है। लेकिन आप क्लास ही मिस कर रहे हो तो आप पहले कर्तव्य से ही मुकर रहे हैं, आप आगे कर पाएंगे, इस पर तो आपको संदेह होना चाहिए। और पेपर में सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये होती है कि पेपर के बाद हर कोई यही कहता मिलता है कि सिली मिस्टेक हो गई, लेकिन सिली मिस्टेक से आप कैसे दूर हो सकते हैं, कैसे उसको दूर कर सकते हैं? आपको क्लास से लेकर रूम पर स्टडी और पेपर अटेम्प्ट करते समय कंसंट्रेशन बनाए रखना है। आप हर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें, इससे आप सिली मिस्टेक को सुधार सकते हैं। फिजिक्स में आप कोई भी क्वेश्चन करें, फिजिकल केमिस्ट्री में करें, तो आप रफ कॉपी, रफ का यूज करें, वहाँ पर आप रिटर्न में उसको सॉल्व करें। आप यू डायरेक्ट कर लिया, कितना भी इजी क्वेश्चन हो उसको रफ पर सॉल्व करके ही फिर आंसर करें, आपकी सिली मिस्टेक बिल्कुल कम हो जाएगी। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी बहुत बड़ी ताकत थी, मैं सिली मिस्टेक को अपने काबू में रखता था बस इसी के सहायता से। और दूसरी बड़ी ये होती है गलती कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते कुछ लोग। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको चीज़ों को बार बार रिवाइज करना चाहिए, ताकि आप एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे जाए या उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद रेस्पॉन्स करें तो उसमें लगने वाला समय बहुत कम हो। तो इसको कम कर सकते हैं आप, वो आपको चीज़ों को बार बार पढ़ना होगा, बार बार पढ़ने से वो आपकी फिंगर्स पे हो रहेगी और रेस्पॉन्स करने में आपको कम टाइम लगेगा। बिल्कुल अजीत, काफी अच्छी और नबी तुली बात आपने कही कि लिखो, रिटर्न में करो। तो इसने कहा कि सिली मिस्टेक पर इसने अपना काबू कर रखा था, बहुत बड़ी बात बेटा जी। काबू इन द सेंस ये कहता था कि जैसे ही मेरे से कोई मिस्टेक होती है मैं लिखता था उसको, रिटर्न में ये फिजिक्स और फिजिकल की क्वेश्चन करता था, हर चीज अपनी रफ नोटबुक में इसको नोट करता। और जैसे बहुत बार बच्चा आता था, इसकी एक बात मुझे भी अच्छी लगती थी, पेपर के बाद जब ये एनालिसिस करता तो मान लो कोई भी क्वेश्चन इसके गलत हो गए
होते थे गलत बेटा जी। उस गलत क्वेश्चन में क्या गलती हुई, क्या इसने मिस्टेक की, कंसेप्ट गलत लगाया, कैलकुलेशन गलत की, या क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ नहीं पाया, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ा, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ा, जो भी इससे मिस्टेक होती ये उस मिस्टेक को एक जगह नोट कर लेता, नोट डाउन कर लेता। मान लो इस पेपर में इसने 10 गलतियां की, वो 10 गलतियां इसके सामने आ गई। अब उन गलतियों को बेटा जी ये देखता, पढ़ता और खुद से प्रोमिस करता कि अगले पेपर में मेरे से ये मिस्टेक ना हो। गलतियां होगी बच्चों, हमसे भी होगी, बस सीखना हमें यह है उस गलतियों को, उन गलतियों को अगले पेपर में हम रिपीट ना करें, दोहराएं नहीं। हाँ, हो सकता है अगले पेपर में आप नई 5 गलतियां कर दो, लेकिन जो पीछे गलती की उसको रिपीट नहीं करना। अजीत ने बहुत बढ़िया बात बोली कि मेरी सिली मिस्टेक पे काबू था, और वो काबू इसलिए था क्योंकि मैं लिखता था, रिटर्न में उस वर्क को करता था, लिख के याद करता था। और अजीत मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक और बात की कि अपना कर्तव्य पथ, रेगुलरिटी, अगर आपने क्लासेज ही मिस कर दी तो बेटा जी पहला ही कर्तव्य से आप दूर हो गए, तो आप कैसे डॉक्टर बनने की सोच सकते हो? तो बिल्कुल डॉक्टर बनना आसान है, लेकिन बेटा जी कड़ी मेहनत, आपका जुनून, आपका जज्बा और उसके प्रति जो आपकी लगन है, ये सारी बातें मिलकर ही आपको धरती के डॉक्टर बनाएगी, धरती के भगवान बनाएगी। अजीत से मैं पूछना चाहूंगा, पेपर जो आप देते थे डीटीएस माइनर के, पेपर के बाद आप उसका बेटा जी एनालिसिस भी करते थे। बहुत बार हो सकता है कि जो मैंने स्कोर सोचा है कि यहां तक मैं स्कोर लाऊंगा इस पेपर में, बहुत बार हो सकता है माइनर में कम भी स्कोर आया हो, डीटीएस में कम भी आया हो, फ्लक्चुएशन आए होंगे, उतार चढ़ाव आया होगा। कम स्कोर आने के बाद उस स्थिति में तू खुद को कैसे मेंटेन रखता, कैसे खुद को अगले पेपर के लिए फिर से तैयार करता? क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे तुझे सुन रहे हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम मैं बच्चों के बिहाफ से बोल रहा हूं, हर पेपर के बाद अगर मार्क्स कम आ जाता है तो बच्चा बहुत ज्यादा उसको डिप्रेशन में ले लेता है और उसका असर अगले पेपर में भी पड़ता है। आप उस डिप्रेशन से कैसे बाहर आके अगले पेपर के लिए कैसे लगते थे, ये थोड़ा सा अपने इन बच्चों को बताएं। पेपर में नंबर आपके हिसाब से नहीं आते, वो पेपर सर डिजाइन करते हैं और सर पहले से फिक्स रखते हैं कि आपके कितने नंबर आने चाहिए। यदि आप पहले से ही अपनी तरफ से फिक्स करके आ गए और उतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आपको लगेगा कि आप सब कुछ जानते हैं, आप फिर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे अपनी पढ़ाई को। तो पहली चीज तो यही कि पेपर में नंबर सर के हिसाब से आते हैं और उसका एनालिसिस करो। नंबर कम आए तो आपसे क्या मिस्टेक हुई है उसका एनालिसिस करो, और कोई नया कॉन्सेप्ट मिला है तो उसे उसी समय देख लो और उसको फिर आगे रिवाइज करते रहो। वो कॉन्सेप्ट आपका बेस्ट होता जाएगा और फिर से उसका क्वेश्चन आए तो ये याद रखो कि फिर से उसका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बस। बिल्कुल बेटा, अजीत ने कहा कि सर जो पेपर डिजाइन करते हैं, आपका जो भी स्कोर आया आप उसे सर से डिस्कस करें, क्योंकि सर ने जो पेपर बनाया है, गुरुओं ने जो पेपर बनाया है, गुरुओं के मन में उस पेपर की कट ऑफ होती है। आप सर से डिस्कस करें कि सर मेरा ये स्कोर आ रहा है, आपने जो पेपर बनाया उसकी क्या कट ऑफ होगी। अगर सर वाली कट ऑफ के आसपास आप हो तो बेटा जी हम अच्छा कर रहे हैं, और जो गलतियां हुई हैं उनसे सीखते हुए अपन आगे के पेपर में लग जाएं। तो क्लासेस मिस नहीं की, रेगुलरिटी के साथ इस बच्चे ने कंटिन्यूटी के साथ पेपर दिए, डीटीएस दिए। और एक और बात अजीत, फिजिक्स और फिजिकल में आपने शॉर्ट नोट्स बनाए? फिजिक्स, फिजिकल, केमिस्ट्री की क्या स्ट्रेटेजी थी? बच्चों को फिजिक्स से बहुत डर लगता है। फिजिक्स से डर तो लगना ही नहीं चाहिए। वैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ही फिजिक्स था। नीट में 170 मार्क्स मेरे फिजिक्स में इस बार है। 170 मार्क्स नीट में, वेरी गुड। और मेरे नोट्स ही मेरे को लगता था कि यही शॉर्ट नोट्स है, क्योंकि बड़े से बड़ा टॉपिक भी है ना उसको मैं आधे घंटे में कंप्लीट कर लेता था, क्योंकि पहले से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था। एक अच्छे तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया था, कभी सूत्र मैंने याद नहीं किया और याद रहते भी नहीं थे, बहुत कम सूत्र याद थे मेरे को। कंसेप्ट बेस्ड चला है और फिजिक्स में 170 मार्क्स आउट ऑफ 180, शानदार स्कोर। अजीत, एक और चीज, फिजिक्स फिजिकल की हमने बात की, बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी, जैसे बच्चे पूछते हैं सर एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं हम,
क्या एनसीईआरटी के से लाइन टू लाइन पढ़ना ही सब कुछ है? तेरे पढ़ने का क्या प्लान होता था? ऐसे कि बस लाइन को मैंने पढ़ लिया, घोट लिया, वही सब कुछ था, समझते हुए उसको अलग से कुछ लिखा? कितनी बार आपने एनसीईआरटी एग्जाम से पहले तक कवर कर ली थी? बहुत बार पढ़ी थी एनसीईआरटी तो। मतलब मोर देन 10 टाइम्स? हाँ, 10 बार से ज्यादा, डबल डिजिट में इसने एनसीईआरटी करके गया था। एनसीईआरटी पढ़ने का कोई पैटर्न? एनसीईआरटी पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए और पैराग्राफ खत्म होने के बाद आपको उसका एनालिसिस करना चाहिए कि इसमें एनसीईआरटी ने क्या कहा। उसको अपने सिंपल शब्दों में उसको याद करने की कोशिश करो, आप उसको जल्दी याद कर पाएंगे। रटोगे तो आज का रटा हुआ कल भूल जाओगे, तो उसको 20 बार पढ़ लो, ज़्यादा फायदा नहीं होगा उसमें। हाँ, रटने की बजाय कंसेप्ट। इसने कहा मैं जब एनसीईआरटी का पैराग्राफ पूरा पढ़ लेता था, उसके बाद एक बार बैठ के 2 मिनट आंख बंद करके उस पूरे पैराग्राफ को मन ही मन रिवाइज करता, मनन करता और समझने की कोशिश करता। क्योंकि बेटा जी आपकी जो एनसीईआरटी है ना, वो उसने, मैं बोलता हूँ ना, गागर में सागर भर रखा है। एक एक वर्ड में, एक एक लाइन में उसने बहुत कुछ समझा रखा है। तो अच्छे से आपने क्लास ले ली, फिर उस पैराग्राफ को पढ़ो, पढ़ के उसको एक बार 2 मिनट अपनी आंखें बंद करो और फिर मन ही मन उसको पूरे पैराग्राफ को रिवाइज करो। और एक छोटी सी बात मैं जोड़ना भी चाहूंगा, उस पैराग्राफ से बेटा जी कोशिश करो और अपने ही लेवल पर क्वेश्चन बनाओ कि इस पैराग्राफ से, एनसीईआरटी की इस लाइन से कैसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। क्वेश्चन खुद फ्रेम करो कि हाँ, इस लाइन से ये क्वेश्चन बन सकता है। और वो क्वेश्चन फ्रेम करना आपको आ गया बेटा जी, तो एनसीईआरटी के हर पैराग्राफ, हर लाइन, हर वर्ड से आपका उस पर एकाधिकार हो जाएगा और उससे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो बेटा जी अपना क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब अजीत से मैं कहना चाहूंगा, कोई 2 लाइन में अपने तेरे जूनियर से बोलूंगा मैं, अगले साल जब मेडिकल कॉलेज में आएंगे तो कहीं ना कहीं आएंगे और तेरे जूनियर्स बनेंगे। इन जूनियर्स के लिए कोई 2 लाइन, कोई ब्रह्मास्त्र, ताकि ये भी अपने सपने को, बहुत सारे बच्चे 2022 में मार्जिन पे रह गए, हो सकता है इनका स्कोर भी कम आया हो, मार्जिन पे हो, तो फिर से खुद को एनर्जेटिक करके, खुद की सारी शक्तियों को समेट के अगले सेशन के लिए लग जाएं, ऐसा कोई इनको ज्ञान। ब्रह्मास्त्र तो यही है कि आप फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के बना सकते हो, तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, वो आपका टाइम कंज्यूम नहीं होने देंगे, आपको बहुत ही कम समय में चीज़ों को रिवाइज करवा पाएंगे। और बायोलॉजी में पीवाईक्यू करो तो आपका इतना ही नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन किया और उसको छोड़ दिया, उसको एनसीईआरटी से मैच करो कि ये कहाँ पर है, और अगली बार एनसीईआरटी पढ़ो तो आपको उसको अंडरलाइन करना चाहिए, ताकि आप जब लास्ट में नीट देंगे तो आप इतने सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपकी एनसीईआरटी वो सब आपको बता देगी, आपकी अंडरलाइन आपको हर कुछ बता देगी कि मेरी हर एक अंडरलाइन एक नया क्वेश्चन जनरेट कर सकती है। बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छी बात की बायोलॉजी में जब पीवाईक्यू लगाओ, लास्ट 10 साल के पेपर के क्वेश्चन में बताता भी बेटा कि वो लगाओ, और पीवाईक्यू सोल्व करते समय आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के किस पैराग्राफ से पूछा गया है, कौन सी लाइन से आया है, उस लाइन को आप वहां डिक्टेट करें, उसको स्टार मार्क्स लगाएं, अंडरलाइन करें, मार्कर से हाईलाइट करें, जैसा भी करें, और जब आप उस एनसीईआरटी को पढ़ो, उस लाइन को पढ़ो, तो आपके दिमाग में आना चाहिए इससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन पहले फ्रेम हो चुका है। फिजिकल और फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि एग्जाम से पहले आपका वो टाइम बचा सकें, आप कम टाइम में बार बार उस फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को रिवाइज कर सको। और बेटा जी मैं कहूंगा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोलॉजी को लाइन टू लाइन हमें एनसीईआरटी से रीड करना है, तो फिर अपनी सक्सेस को, अपने सपने को, अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं अजीत के चाचा जी, अंकल जी हमारे पास है, मैं उनको एक बार बुलाना चाहूंगा और उनसे भी बेटा जी अपन कुछ अजीत की घर से रिलेटेड कुछ बातें, क्या कैसे पढ़ता था, क्या कैसे माहौल था, उन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अजीत के अंकल आइए सर। सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत बहुत बधाई आपको। अपना थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहूंगा, सिंबू दयाल जी का अंकल है अपने अजीत के, इनका खुद का बच्चा 2 साल पहले नीट एग्जाम को फाइट कर चुका है
साल बाद इन्हीं का दूसरा बच्चा ही मेडिकल कॉलेज में जा रहा है। मैं पूछूंगा सिंधु दयाल जी से कैसा महसूस हो रहा है। हालांकि बहुत बड़ी खुशी की बात है, कैसा इसको घर में माहौल मिला। लास्ट ईयर जब इसने 598 मार्क्स लाया, मेडिकल कॉलेज से इसको पिछली बार भी मिल रही थी। हाँ, मिल रही थी सर, मेडिकल कॉलेज में मिल रही थी। अपने कुछ अनुभव अजीत से रिलेटेड? कॉलेज तो अजीत को पिछली बार मिल रही थी, लेकिन ये संतुष्ट नहीं था और हमारे को भी ऐसे ही बोला कि मैं कुछ और अच्छा करूं। दीपेंद्र ने पहले कॉलेज ले लिया, लेकिन मैं उससे भी कोई बढ़िया कॉलेज लूं या बढ़िया डॉक्टर बनूं। छोटा भाई, हाँ, सिंधु दयाल जी का बच्चा तो फिर हमने तो ऐसा ही किया कि इसने बोला तो हम तो दोबारा प्रवेश दिला देंगे। तो सर से बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि अभी नीट के एग्जाम 2 महीने 2.5 महीने बाद हो रहे हैं, तो आप दोबारा भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे लास्ट राउंड तक इसको वो कॉलेज मिला था तो वो कुछ दूरी पे भी था, समुद्रों से पार था, तो इसका वो सफर था, उसमें भी टाइम लगता। इससे इसको और आसान बनाया, तो इसके लिए मैं सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जो बच्चा है अजीत, इसको भी मैं बहुत बहुत इसका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत इसको भी धन्यवाद देता हूँ। और हम कोई ऐसे कोई ज्यादा अमीर और पैसे वालों तो है नहीं, लेकिन किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। फिर भी हमने प्रयास किया कि बच्चा की जो इच्छा है इसको हमारी को पूरी करने के लिए कुछ भी लगाना पड़े, लाना पड़े, कहीं से भी मेहनत करनी पड़े, दिन और रात, इसके लिए जो हमने किया और इसका परिणाम आज हमारे को देखने को मिल रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और एक दिन वो भवसागर से जरूर पार होते हैं, और इसका प्रयास सबको करना चाहिए। और हमने भी कोई ऐसा नहीं सोचा था कि हमने जब दोनों बच्चों को डाला था तो कि हम ही इनको दोनों को डॉक्टर बना देंगे, लेकिन ये तो सरों की जो मेहनत थी और बच्चों की जो आज वो रंग लाई है, इसको मैं बारी बारी से सरों का भी धन्यवाद देता हूं और अजीत को और दीपेंद्र को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जी नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बड़ी बात बोली कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और भाई साहब ने बताया कि कोई ज्यादा आर्थिक संपन्न परिवार से नहीं है, किसान परिवार जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन बेटा जी, अगर मन में ठान लिया, सोच लिया, तो ये सारी परिस्थितियां मैं कहूंगा सेकेंडरी हो जाती है। अगर आपने सोच लिया कि बनना ही है तो संपन्नता कोई बड़ा इशू नहीं है बच्चों। 2 टाइम का खाना मिल रहा है, घर में अच्छा माहौल मिल रहा है, पेरेंट्स का हमें सपोर्ट मिल रहा है कि जा बेटा कर, इससे अच्छा हो क्या चाहिए। और जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, सिलेक्शन के बाद जो पेरेंट्स के चेहरे पे आप लोगों की वजह से खुशी आएगी, जो चेहरे पे स्माइल आएगी, उसका बेटा जी कोई मोल नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, अपने अपने परिवार वालों के सपने को पूरा करने के लिए बेटा जी जी जान से लग जाइए। ये जो हम कहते हैं ना, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, परिवार में ये समस्या है या वो इश्यू है, ये सब बहाने हो जाते हैं। अगर आपने कुछ करने की ठान ली तो बस ठान ली। आप और आपका वो टारगेट, आप और आपके बिल्कुल सामने वो मेडिकल कॉलेज, तीसरा कुछ नहीं होना चाहिए। तो लास्ट में उसको यही कहूंगा, जैसे अजीत ने 598 के बाद भी खुद को एक मौका दिया, इसके परिवार वालों ने इसको सपोर्ट किया और उसी का रिजल्ट आज 660 मार्क्स लेकर आ रहा है और अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा रहा है। 2 लाइन बच्चों में इस बच्चे के लिए बोलना चाहूंगा कि हौसले के तर्कस में, आप सबके लिए भी हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जीवन में चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखो। ठीक है बच्चों, अगली कड़ी में एक और डॉक्टर के साथ आप लोगों से रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।